सो व्हेन आई से हाउस प्रॉपर्टी मतलब एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो आपने किए, कौन से कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट आपने किए, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, एक रिवाइज करवाऊं, तो वी हैव डन इज जीएवी, ठीक है, 2-3 दिन पहले भी हमने रिवाइज किया था। उसके बाद हमने किया लेट आउट प्रॉपर्टी के डिडक्शंस, म्युनिसिपल टैक्सेस, ओके, कुछ कंसेप्ट्स लाइक अनरियलाइज्ड रेंट, वैकेंसी अलाउंस। उसके बाद उसमें से हम माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस के बाद मिलता है एनएवी में से माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। उसके बाद माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन एंड फाइनल अमाउंट यू गेट, सो दैट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक टॉपिक आपने ये किया, एक टॉपिक आपने किया एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपने सीखा कि जो घर जिसमें हम खुद रहते हैं उसमें कुछ इनकम नहीं है, इसका मतलब उसके लिए जीएवी निल, उसका जीएवी हमेशा निल। उसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस निल, एनएवी निल, स्टैंडर्ड डिडक्शन निल, तो बाकी इसमें क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स कितना, 30,000 या 2 लाख, जो भी एज द केस में भी। अगर आपका लोन 1/4/2000 से पहले लिया हुआ है, 1/4/2000 से पहले लोन अगर आपने लिया है, तो इंटरेस्ट विल बी 30,000 मैक्सिमम। अगर 1/4/2000 के बाद हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट विल बी मैक्सिमम 2 लाख रुपीस। सो चलो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब हमने एसओपी कर लिया है, एलओपी कर लिया है, आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं डीएलओपी के बारे में हम पहले जान चुके हैं। अब सिर्फ उसको कैलकुलेशन उसका पर्टिकुलरली कैसे करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, आज हम उसका कैलकुलेशन सीख रहे हैं। सो what is that calculation? Now you just try to understand. See, this is the problem which has been given to me by Mr. Shekhar. मैक्सिमम 2 लेक्चर इसके हम और करेंगे, बस प्रैक्टिस ही करना है इसके बाद, एंड वी कैन वाइंड अप विद द टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें और कुछ भी नहीं है। अब देखो, मिस्टर शेखर के पास 2 घर है, शांति भुवन, गणेश भुवन, और प्रॉब्लम में दिया हुआ है जो आपको वो पार्ट आपका कट हो चुका है, आपके पास उस स्क्रीनशॉट में शायद नहीं आया है। प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि दोनों घर वो अपने लिए यूज करता है। इसके लिए आप देखो, एक्चुअल रेंट कहीं भी नहीं दी हुई है। ओके, एक्चुअल रेंट कहीं नहीं दी हुई है क्योंकि उसने रेंट पे चढ़ाया ही नहीं है, दोनों घर वो अपने लिए यूज करता है। सो म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट, फायर इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, लैंड रेवेन्यू। चलो पहले हम लोग इसका जीएवी कैलकुलेट करते हैं। मैं यहीं पे कैलकुलेट करती हूँ बाजू में एज अ वर्किंग नोट। Yes, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। जीएवी क्यों कैलकुलेट करना है, जीएवी कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों घर में से हमें कौन सा सेल्फ ऑक्यूपाइड करना है और कौन सा डीम्ड टू बी लेट आउट मानना है। सो ये हो गए मेरे 2 घर, शांति भुवन, गणेश भुवन, मैंने शॉर्टकट में लिखा है एसबी एंड जीवी। अब आप बोलोगे जीएवी कैसे कैलकुलेट करें? जीएवी कैलकुलेट करने का हमारा तरीका तो वही है, पहले फेयर रेंट, उसके बाद हम उसको कंपेयर करते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन के साथ, उसमें से हमें मिलता है आरएलवी, whichever is higher is RLV। उसके बाद कंपेयर करते हैं हम उसको एक्चुअल रेंट के साथ, फिर whichever is higher that becomes your GAV। नाउ यहाँ पे देखो फेयर रेंट, इसका फेयर रेंट है 1 लाख, इसका फेयर रेंट है 44,000। उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यूएशन, इसका है 80,000 शांति भुवन का, इसका है 40,000। whichever is higher, चलो 1 लाख ज्यादा है कि 80,000 ज्यादा है, कंपेयर किया जब मैंने, मुझे पता चला मेरा RLV होना चाहिए 1 लाख। ठीक है, मैं इसको शेड कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए दैट व्हाट वी हैव डन। ये 2 शेड अलग, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो इनका शेड अलग। सॉरी, सो 1 लाख ज्यादा है या 80,000 ज्यादा है तो 1 लाख ज्यादा है, 44,000 ज्यादा है कि 40,000 ज्यादा है तो 44,000 ज्यादा है। उसके बाद एक्चुअल रेट,
एक्चुअल रेंट इज योर 0, दोनों केसेस में 0। हमको कुछ रेंट नहीं मिला है क्योंकि दोनों घर अपने लिए यूज किए हुए हैं, तो अब आएगा GAV। GAV मीन्स C और D whichever is higher, RLV या एक्चुअल रेंट whichever is higher। तो यहाँ पे आ गया मेरा 1 लाख रुपया और यहाँ पे आ गया मेरा 44,000। अब ये दो प्रॉपर्टीज का GAV मुझे मिल गया। अब मुझे डिसाइड करना है कि इसमें से SOP कौन सा और डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी कौन सा। अगर मान लो गवर्नमेंट मुझे बोलती है कि इसमें से एक घर डिक्लेयर करो आपका, तो नेचुरल बात है, ये नेचुरल फिनोमेना है कि आपका जो घर ज्यादा कॉस्टली होगा आप उसी को अपना घर बोलोगे। मान लो मेरे पास एक झुपड़ी है रहने के लिए और एक बंगलो है। मैं झुपड़ी में रहती हूँ बहुत खुशी से, क्यों, छोटा घर है, सब साथ में रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बंगलो खाली पड़ा है, सिर्फ फेस्टिवल्स के लिए मैं अपने रिश्तेदारों को बुला के बहुत बड़ा दिखाने के लिए यूज करती हूँ। ओके, लेकिन रहने के लिए मेरा छोटा सा घर मुझे बहुत प्यारा है। मान लो गवर्नमेंट आती है और मुझे बोलती है कि प्लीज डिक्लेयर वन हाउस एट सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरा हाउस हम जब्त कर लेंगे आपका। मान लो ऐसा होता है, तो नेचुरली मैं कौन सा हाउस उनको जब्त करने को बोलूंगी? छोटा वाला घर, झुपड़ी कितना भी प्यारा हो मुझे, लेकिन हमेशा व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज योर कॉस्ट। ऑलवेज ऑलवेज मनी मैटर्स, राइट। मैं हमेशा मैं यही सोच के उनको बोलूंगी कि नहीं वो बंगलो हमको दे दो, वो बंगलो मेरा घर है और ये आप ले सकते हो। सो यहाँ पे भी हमने यही किया, जो जिस घर का एनुअल वैल्यू कम है, जिस घर का GAV कम है, उसको बोलो DLOP, और जिस घर का GAV बड़ा है उसको बोलो SOP। ठीक है, ये दोनों टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो घर में से आपने SOP किसको बोला, DLOP किसको बोला, इंपॉर्टेंट है। हाउ यू डिसाइड इज जो दोनों में से ज्यादा वैल्यू है वो SOP, ठीक है, और जो दूसरा घर है वो LOP, DLOP। ठीक है, भले मैं बदलापुर में रहती हूँ, 10 लाख की प्रॉपर्टी और बैंड स्टैंड के सामने मेरा बंगलो है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी। आज अगर मुझे बोला जाए कि आप एक घर अपने नाम पे दिखाओ और एक घर किसी समझो सिस्टर के नाम पे कर दो, तो मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं अपने सिस्टर के नाम पे करूंगी। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं अपने नाम पे रखूंगी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में या 10 लाख की प्रॉपर्टी जो बदलापुर की है वो मैं किसी और के नाम पे दिखा सकती हूँ। आई डोंट माइंड, अगर रूल बोलता है तो। ठीक है, सो दिस इज योर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड DLOP डिटर्मिनेशन। इसका ऑब्जेक्टिव अगर आपको आया तो ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा? इन केस ऑफ 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनना, in case of 2 self occupied properties, the property whose value is dash is DLOP। DLOP मतलब कौन सा? the property whose value is less। और अगर the property whose value is highest is SOP। highest है SOP, lowest है DLOP। जो घर ज्यादा वैल्यूएबल है वो मेरा है। ओके, सिंपल सी बात है ना। 2 हार हैं, 2 सिस्टर्स हैं, 2 नेकलेस दिए दोनों को। एक नेकलेस का कॉस्ट 100 रुपया है, आर्टिफिशियल नेकलेस है फॉर एग्जाम्पल, एक का कॉस्ट 100 रुपया है, दूसरे का कॉस्ट 105 रुपया है। भले फर्क 5 रुपए का हो, फिर भी बड़ी बहन बोलेगी वो महंगा वाला हार मेरे को दो, राइट। हमेशा महंगी वाली चीज हम अपनी मानते हैं, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं। सो चलो, ये हो गया मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड और DLOP का डिसीजन। अब तो मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं कैसे करूंगी? देखो, प्रॉब्लम नीचे नीचे करना है आपको, पर मैं नीचे नीचे नहीं कर रही हूँ, मैं साइड में कर रही हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन करना इजी हो जाए, आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, अब मैं इसका सोल्यूशन करने जाऊंगी तो मैं इसका सोल्यूशन कैसे करूंगी? नीचे ही करूं? ओके, चलो यहीं पे इसका सोल्यूशन, नेम ऑफ एसएससी, मिस्टर शेखर, उसके बाद प्रीवियस ईयर इज योर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। चलो ये तो फिक्स है हमारा। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस R एंड OR, जो हम हमेशा अज्यूम करते हैं, और लीगल स्टेटस इंडिविजुअल। तो ये तो सब सेम है जैसे एज यूजुअल हम करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 2 प्रॉपर्टीज की तरफ। कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे मैं लिखूंगी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मैंने बनाया कॉलम्स, मैंने बनाया कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट की जगह पे मैं यहाँ पे बना रही हूँ शांति भुवन, गणेश भुवन, ठीक है। और इसमें मैं डाल रही हूँ, अच्छा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा, यहाँ से प्रॉब्लम चालू हो रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम एचपी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, शांति भुवन, गणेश भुवन, ये मेरा छोटा सा प्रॉब्लम होगा। इस प्रॉब्लम को मैं डालती हूँ बॉर्डर, so it will be easy for you to understand, ठीक है। शुरू करते हैं GAV से। GAV I have already calculated in the working note, so मैं यहाँ पे लिखूंगी working note number 1। so फर्स्ट का आया मुझे, एक बार देख लेते हैं फर्स्ट का कितना था, मुझे कितना मिला था, 1 लाख रुपया, राइट। दिस इज GAV which we have already calculated, 1,40,000 रुपए, ठीक है। 1,44,000, 1,44,000। सो ये जो मेरा SB है, SB को मैंने डिक्लेयर किया सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। आपने अपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है, डिक्लेयर किया है, तो मैं इसके आगे ब्रैकेट में डाल देती हूँ SOP, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और जो GB है उसके आगे मैं डाल देती हूँ DLOP, ठीक है। अब मेरा प्रॉब्लम कैसे होता है, देखो सेम तरीका, मैं पहले यहाँ पे फिगर्स नहीं डालती हूँ, मैं पहले अपना प्रोफॉर्मा बना लेती हूँ। इसमें से हम माइनस करते हैं लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, ओके, यस म्युनिसिपल टैक्सेस। इसके बाद आपको आएगा NAV, इस NAV में से माइनस करेंगे हम लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। कौन से डिडक्शंस, तो पहला डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज फिक्स्ड एज 30% ऑफ NAV। ये फुल फ्लेज प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हो आराम से। उसके बाद सेकंड है इंटरेस्ट ऑन borrowed funds। so this is your proforma। जैसे ही हमने ये सब कर लिया, इसके बाद हमको फाइनल आंसर मिलेगा जिसको हम नाम देते हैं नेट इनकम फ्रॉम HP। so चलो यहाँ पे GAV, आप बोलोगे GAV 1 लाख रुपया है, मैं बोलती हूँ 1 लाख नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगी निल। क्यों, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। अभी अभी आपने डिक्लेयर किया दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब इसका GAV रहेगा निल, म्युनिसिपल टैक्सेस निल, NAV निल, देन डिडक्शंस में स्टैंडर्ड डिडक्शन निल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। जरा चेक करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स कितना है। प्रॉब्लम में देखो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स कितना दिया हुआ है, इसका दिया है 10,000 और इसका दिया है 2,16,000, ठीक है। 10,000 और 2,16,000। सो चलो 10,000 रुपए में माइनस करती हूँ, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स 10,000, मतलब मेरा फाइनल आंसर आएगा -10,000। ओके, सो दिस इज योर प्रॉब्लम फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। फर्स्ट पार्ट आपके प्रॉब्लम का है। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी टुवर्ड्स DLOP। Any doubt if you have, please be free to ask. Okay, मैं ना जरा सेटिंग चेंज कर लेती हूँ। पार्टिसिपेंट्स कैन अनम्यूट देमसेल्व्स इफ एट ऑल यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज अनम्यूट करना और अपने आप का अपना डाउट क्लियर करना। ऐसा नहीं कि मैं जो बोलती जा रही हूँ आप लोग करते जा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। So, चलो ये हमको ऑलरेडी मालूम था, हमने ऑलरेडी किया हुआ है दैट हाउ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का डीलिंग करना है। अब हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे, गणेश भुवन। गणेश भुवन इज DLOP, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी।
वर्ड्स पे मत जाओ आप, खाली ये याद रखो कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एसओपी और एलओपी, बस। सो चलो इसका जीएवी देखते हैं। इसका जीएवी था, गणेश भुवन का जीएवी है 44,000। आप बोलोगे कहाँ से आया, मैं बोलूंगी वर्किंग नोट से। चलो ऊपर देख लेते हैं क्योंकि मुझे टैक्स भी देखना है वैसे। तो देखो यहाँ पे जीएवी इज 44,000, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। अब उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस दिया है 10%। 10% ऑफ व्हाट? नेचुरली म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। म्यूनिसिपालिटी ने आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 40,000 बताई है, तो इस 40,000 के हिसाब से वो 10% ले रही है। समझने की बात है, ये 10% म्यूनिसिपल टैक्स म्यूनिसिपल वैल्यूएशन पे होता है। तो 40,000 पे 10% यानी कि आपका 4,000 रुपए। जैसे ही आपने कट किया, ये आ गया 40,000। इसमें से माइनस करोगे डिडक्शंस, डिडक्शंस यानी कि 30% ऑफ एनएवी। 30% ऑफ एनएवी, आपका एनएवी है 40,000 रुपए, 30% होता है 12,000। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। मुझे लगता है यहाँ हमने गलती कर ली है, या मिस्टेक बुक में भी होगी शायद। ये 2,16,000 नहीं होगा, 21,600 होगा। ठीक है, इतना ज्यादा टैक्स नहीं, अपना हाउस प्रॉपर्टी का रेंट नहीं हो सकता, 4 लाख की तो प्रॉपर्टी है। तो चलो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स मैंने ले लिया 21,600। तो जब आप माइनस करोगे 40,000 में से 12,000 गया 28,000, 28,000 में से 21,600 माइनस करोगे तो ये आता है 6,400। चेक करो, फाइनल आंसर 6,400 है। ₹40,000 आपका स्टैंड एनएवी है, एनएवी का 12,000 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन गया, बाकी बचा 28,000। 28,000 में से 21,600 रुपया गया इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, ये आया 6,400 रुपए। आया क्या, यस और नो? एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज, सेकेंड प्रॉपर्टी में कुछ डाउट है पूछो, और एक बार चेक करो आंसर उतना आया क्या। यस, चलो। सो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी में से नुकसान है 10,000, एक प्रॉपर्टी में से फायदा है 6,400। आपका फाइनल आंसर कैसे होगा, देखो फाइनल आंसर इसके ही नीचे हम लोग लिख रहे हैं एक लाइन छोड़ के, देयरफॉर नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी, नेक्स्ट लाइन पे 10,000 ब्रैकेट में डालो 10,000 प्लस 6,400। ठीक है, यानी कि 6,400 में से ये 10,000 माइनस, तो आपका आंसर आता है माइनस में, इक्वल टू माइनस 3,600 to be carried forward। तो ये 3,600 रुपए आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, आपकी टोटल इनकम में से इसको माइनस करोगे। आप बोलोगे ये टोटल इनकम क्या होती है, मुझे बताओ, ये तो खाली हाउस प्रॉपर्टी है, तो क्या आपको खाली हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा? यू मे बी हैविंग सैलरी, यू मे बी हैविंग शेयर्स का डिविडेंड वगैरह मिलता होगा, बैंक का फिक्स डिपॉजिट मिलता होगा। सोच के देखो, ऐसा कोई इंसान है जिसको खाली रेंट मिलता हो? अगर जिसको रेंट मिलता है तो उसको दूसरी इनकम जरूर मिलती होगी। पैसा है, आपने प्रॉपर्टी में डाल के रखा है, तभी तो रेंट मिल रहा है। तो हो सकता है आपको प्रॉफिट बिजनेस में से मिलता हो सकता है आपको सैलरी मिलती हो, राइट? कभी भी एक इनकम पर्सन, सैलरी खाली हो सकती है लेकिन रेंट नॉर्मली खाली नहीं होता है। ठीक है, मैंने ऐसा, चलो मैं मान लो मेरे घर में नॉर्मल इनकम है, लेट अस अज्यूम 40,000 मेरी सैलरी है, मैं कमाती हूँ और घर चलता है। पैदा भी मैं 40,000 के साथ हुई, मर गई 40,000 के साथ, सैलरी खाली मेरी इनकम थी। दिस इज फुल्ली पॉसिबल। वो भी एक्चुअली नहीं होता है, घर वाले सेव करते हैं, उसको लॉटरी में डालते हैं, बैंक में रखते हैं, ब्याज मिलता है, मतलब हमारे पास एक से ज्यादा हेड्स ऑफ इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। लेकिन चलो मान भी लिया सैलरी में ओनली वन हेड, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में नॉर्मली एक हेड नहीं होता है। सो ये जो आपका 3,600 है, इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट योर टोटल इनकम। अगर मेरी टोटल इनकम समझो सैलरी से मैं 50,000 कमा रही हूँ, तो इस 50,000 में से 3,600 माइनस करके बाकी के ऊपर टैक्स लगेगा।
So that is a benefit of your self-occupied property. Self-occupied property के ब्याज का जो डिडक्शन मिलता है वो दूसरे अमाउंट्स में से टोटल इनकम में से माइनस होता है, ये उसका फायदा है. ठीक है. So here we complete with this problem. If you have any doubt you can ask. एक डाउट आपको आ सकता है, मैं 1 मिनट ऊपर करती हूँ, आपको बताऊं कि we have this land revenue, insurance, fire insurance, ground rent, ये जो भी दिया हुआ है ना, this is all covered in standard deduction. इसके लिए इसको कोई अलग ट्रीटमेंट हम नहीं देते हैं. तो आप इसके लिए नोट लिखोगे नीचे एज यूजुअल. लास्ट प्रॉब्लम में हमने इसका नोट लिखा था that all these are being covered in standard deduction, therefore ignored. ठीक है. फायर इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, लैंड रेवेन्यू, कुछ भी होने दो, कलेक्शन चार्जेस, ये सब हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड डिडक्शन में इंक्लूडेड होते हैं. सो इनके लिए आप नीचे एक नोट लिख दो और ये आपका प्रॉब्लम हो गया. सो ऐसे 2 दिन 2 लेक्चर और उसके बाद हमारा हाउस प्रॉपर्टी खत्म. देन वील शिफ्ट टू कॉमर्स. कॉमर्स के दोनों टॉपिक्स कंप्लीट करके फटाफट फिर हम बाकी के डीआईटी के चैप्टर्स बाद में. एक ही चैप्टर थोड़ा एग्जॉस्टिव है, बिजनेस प्रोफेशन. बाकी तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं. आपके चैप्टर्स कैसे कंप्लीट हो जाएंगे फटाफट आपको समझ में भी नहीं आएगा. ठीक है. सो एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क. टेक द पार्टिसिपेंट्स क्लिक सो दैट वी कैन क्लोज डाउन विद द लेक्चर. I hope you are finding it very easy. House property actually बहुत easy है. खाली हमें concepts समझने हैं, provisions याद करने हैं. Okay, so no doubt. I'm just closing with the share. जो स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं 25 में से 25 लेके, ये मत सोचना कि हमको DIT आ गया. DIT तब तक नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे. इसके लिए प्लीज अपने फ्रेंड्स को बोलो लेक्चर में बैठने के लिए. ये आपका करियर है. सिर्फ TY नहीं क्लियर करना है, हमें अपना करियर भी संभालना है. ओके. सो चलो, आई एम स्टॉपिंग विद द शेयर. आप लोग भी आराम करो, कल ही फ्री हुए हैं एग्जाम्स से. चलो, टेक केयर, गुड बाय.